हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648। उसके पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। हमने 1K का जो हमारा सब्सक्राइबर्स टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है गाइस। सो नाउ वी आर 1K यूट्यूब फैमिली। सो थैंक यू सो मच। और आपका आपका जो सपोर्ट था वो मेरे लिए बहुत ह्यूज था। आपके जो इतने वैल्यूएबल कमेंट्स आए मेरे लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए, और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इसकी वजह से मैं अभी तक सस्टेन कर पाई यूट्यूब की इस जर्नी में। तो थैंक यू सो मच गाइज। ये मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है, बहुत मायने रखता है, बहुत मैटर करता है। शायद आप इसे समझ नहीं पाएंगे, बट थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका ये जो प्यार एंड सपोर्ट है वो हमेशा बना रहेगा मेरे साथ में। और मैं कोशिश करूँगी कि इस तरीके के लेक्चर्स मैं आपको क्रिएट करूँ आपके लिए, और आपको कुछ सिखाऊँ, आप मुझे सिखाएंगे। इस जर्नी को हम जारी रखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन। तो ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 में साइन की गई थी, ये एक इवेंट था जिसने 30 ईयर वॉर को एंड किया यहाँ से। 30 ईयर्स वॉर जो 1618 से 48 तक एक सीरीज ऑफ वॉर चल रही थी, उसको एंड किया गया था ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया के द्वारा इन 1648। जो जो आपका 30 ईयर्स वॉर था उसे हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। उसके लिए एक हम डिफरेंट स्लाइड यूज़ करेंगे। ओके, यस, सो दिस वन। सो जब हम इंटरनेशनल रिलेशन का बेसिकली इवोल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं, तो हम वेस्टफेलिया ट्रिटी एंड द 30 ईयर वॉर्स, इन दोनों को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो 30 ईयर वॉर जो एक सीरीज ऑफ वॉर थी 1618 से 48 के बीच में, दैट डिस्ट्रॉयड अ गुड पोर्शन ऑफ द सेंट्रल यूरोप। आपको पता है कि इस जब वेस्टफेलिया ट्रिटी, उस टाइम तक जो इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स यूरोसेंट्रिक थी। यूरोप के जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, कंट्रीज थी, जो स्टेट थे, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ग्रीक सिटी स्टेट में आपने पढ़ा होगा कि कैसे एथेंस एंड स्पार्टा के बीच में लड़ाई होती है। फिर हमने प्लेटो और एरिस्टोटल के थॉट्स पढ़े वहां पर। सो 30 ईयर वॉर बेसिकली ये एक वॉर था किसके बीच में? रोमन एम्पायर्स के बीच में, जो कोशिश ये कर रहा था कि पूरे यूरोप को वो जीत जाए और फिर से डोमिनेंस ऑफ द कैथोलिक फेथ को रीस्टोर करे विद इन द यूरोपियन टेरिटरी। ओके, सो द होल इशू ऑफ रिलीजन दैट हैड टर्न यूरोप अपार्ट इनटू द सिविल वॉर, जो ये रिलीजियस इशू था प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक फेथ को लेकर, ये इशू ने पूरे यूरोप में एक सिविल वॉर की कंडीशन पर ला दिया यूरोप को। टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलेंगे 30 ईयर्स वॉर के। जो पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन होती है ऑलमोस्ट बाई 40% इन दैट एरिया। बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस होता है, पॉपुलेशन लॉस होता है। एक तरीके से जो सेंट्रल यूरोप का एक गुड पोर्शन था वो डिस्ट्रॉयड होता है इस वॉर, ये जो सीरीज ऑफ वॉर चली थी। और सीरीज ऑफ वॉर का बेसिक इशू क्या था? जो ये इश्यूज ऑफ रिलीजन, जहां पर जो रोमन एम्परर था वो अपना कैथोलिक फेथ को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, फिर से रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे थे अपनी ग्लोरी। और इसके खिलाफ में दूसरी साइड में क्या था? प्रोटेस्टेंट फेथ। ओके, तो ये था 30 ईयर वॉर। और यहाँ पर जो ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया है, ये इस 30 ईयर्स वॉर की सीरीज को एंड करती है। और यहाँ से कुछ पॉलिटिकल या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, जो जो इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के वॉर को अवॉइड किया जा सके। तो वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं जो ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया के द्वारा स्टैब्लिश किए गए, जहां पर हम वॉर को अवॉइड कर सके। ओके, सो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था कि किंग इज द हाईएस्ट अथॉरिटी एंड इन इज ए लैंड ऑल द सॉवरेन स्टेट्स आर इक्वल। सो जो किंग है, मतलब जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, वो सुपीरियर अथॉरिटी रहेगी, ना कि रिलीजियस अथॉरिटी। राइट, जैसे मेडिवल टाइम पे आप देखेंगे कि रिलीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। राइट, तो यहाँ पर जो सुपीरियोरिटी किसकी रहेगी, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है या रिलीजियस अथॉरिटी? सो ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया से ये तय किया गया कि जो जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो मोनार्की सिस्टम है तो वहाँ पर किंग वुड बी द हाईएस्ट अथॉरिटी।
और इस तरीके से जो ऑल सवरेन स्टेट्स हैं, जितने भी कंट्रीज थे उस टाइम के, वो अपने आप में सवरेन स्टेट रहेंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एथेंस हो गया, स्पार्टा हो गया, ये दो अपने सवरेन स्टेट हैं, दूसरे के इंटरनल अफेयर्स पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिंपल सा मीनिंग सवरेनिटी का ये है। अगर आप सवरेन स्टेट का मतलब अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लेती हूँ। इंडिया का एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। इंडिया बिफोर कॉलोनी जो कॉलोनियलिज्म, जब बिफोर इंडिपेंडेंस, राइट, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उसके पहले इंडिया कॉलोनी था किसका? ब्रिटिश रूल का। तो क्या इंडिया एक सवरेन कंट्री थी? नहीं थी। क्यों? क्योंकि इंडिया एक कॉलोनियल कंट्री थी और इंडिया में रूल कौन कर रहा था? ब्रिटिश पावर रूल कर रही थी। तो हाँ, जो इंडिया के से रिलेटेड लॉ होंगे, इंडिया से रिलेटेड टैक्स सिस्टम होगा, इंडिया से रिलेटेड जो एजुकेशन सिस्टम होगा, हमारे इंडियंस ही नहीं डिसाइड कर रहे थे। मतलब इसीलिए तो लड़ाई और झगड़े हो रहे थे कि भाई हम इंडियन से रूल हमारा चलना चाहिए, जबकि ब्रिटिशर्स इंडियंस के लिए डिसाइड कर रहे थे कि किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम होगा, किस तरीके का टैक्स सिस्टम होगा, किस तरीके के सोशल नॉर्म्स होंगे इवन। तो यहाँ पे इंडिया एक सवरेन कंट्री नहीं था बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिया जो नेशनल, हमारी जो नेशन था, वहाँ पर रूल कोई और कर रहा था, जो 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 लॉज थे कोई और बना रहा था। जब 1947 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन करी तो यहाँ पर अब जो जो इंडियन गवर्नमेंट थी, जो इंडिया की जनता के द्वारा चूज की गई थी, वो लॉ बनाएगी। कोई अदर कंट्री जैसे कि यूके, यूएसए, ये इंटरफेयर नहीं करेंगे इंडिया की जो नेशनल लॉज हैं या इंडिया के जो इंटरनल मैटर्स हैं उस पे। तो अब यहाँ पर इंडिया क्या होगा? क्या हो गया? सवरेन हो गया, सवरेन पावर हो गया और इक्वल स्टेटस मिल गया इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट। तो सवरेन का मतलब है कि पावर टू मेक द लॉज, सुप्रीम पावर होना और हमारे इंटरनल अफेयर्स पे किसी और का इंटरफेरेंस ना होना। ओके, तो ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया से इंश्योर किया गया कि जो प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी है इसको स्टैब्लिश किया जाए। हर एक नेशन स्टेट अपने आप में सॉवरेन स्टेट रहेंगे, वो एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। King determines which religion is to be followed in the state. The balance of power will develop to keep in check the hegemonic ambition of the state. So यहाँ पर balance of power रखा जाएगा ताकि हम ये establish कर सके, ये इंश्योर कर सके कि कोई अपनी hegemony ना establish कर पाए। ओके, सो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया है 1648 की, यहाँ पर स्टेट इमर्ज होते हैं एज अ आइडियल यूनिट ऑफ मैनकाइंड और यहाँ से शुरुआत होती है बेसिकली मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम की। सो वेस्टफेलियन ट्रिटी को फाउंडेशन माना जाता है मॉडर्न नेशन स्टेट के इमरजेंस की, राइट, क्योंकि यहाँ पर एक तो पॉलिटिकल अथॉरिटी सेंटर पे आ जाती है, उसका डिसीजन होता है, रिलीजन का रोल नहीं होगा यहाँ पर, ओके, कि क्या रिलीजन डिसाइड नहीं करेगा यहाँ पर कुछ भी। ऊपर से जो सवरेन प्रिंसिपल है, जहाँ पर जो सारे नेशन स्टेट हैं वो अपने आप में इक्वल सवरेनिटी रखते हैं और अपने इंटरनल अफेयर में खुद ही डिसीजंस लेंगे। और इस तरीके से जो इंटरनेशनल रिलेशन है, राइट, फ्रॉम मिड 17th सेंचुरी टू द मिड 20th सेंचुरी वर फाउंडेड ऑन द डिसीजन बाय दिस पीस ट्रिटी। और जो ये ट्रिटी है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी एज अ फाउंडेशन फॉर द रिलेशन अमंग द स्टेट्स। इंटरनेशनल सिस्टम में जो स्टेट हैं वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे लेकिन एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हुए, कि हम उनके इंटरनल अफेयर्स पे हस्तक्षेप ना करें। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है और इंडिया कभी भी, फॉर एग्जांपल नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे क्या हो रहा है उस पे इंटरफेयर नहीं करेगा और इसके बाद भी इंडिया और नेपाल अपने बायलैटरल रिलेशन रखेंगे, ट्रेड करेंगे, डिप्लोमेटिक एक्सचेंज करेंगे, लेकिन इंटरनल मैटर पर नहीं हस्तक्षेप करेंगे कि किस तरीके का आपका टैक्स सिस्टम होगा, किस तरीके का आपका एजुकेशन सिस्टम होगा, इन सारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ओके, तो अगर हम समराइज करें जो हम अभी ये डिस्कशन देख रहे हैं, सो उसको हम समराइज कर सकते हैं कुछ वर्ड्स पे कि जो ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया है इट इज़ अ सीरीज ऑफ पीस ट्रिटीज साइंड इन 1648 में
और दिस जो ये ट्रिटी है उसने एंड किया था 30 ईयर वॉर इन द यूरोप, और यहाँ से शुरुआत होती है मॉडर्न स्टेट्स ऑफ सवरिन नेशन स्टेट। और इस तरीके से इस ट्रिटी के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल सवरेनिटी को स्टैब्लिश किया गया। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द फ्यूडल सिस्टम, राइट। तो इस तरीके से आप इसे समराइज कर सकते हो। फर्दर एक लाइन और यूज करेंगे हम यहाँ पर कि ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया इस्टेब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इक्वालिटी, राइट, कि सभी स्टेट्स जो अपने अपने ज्यूरिडिक्शंस पे इक्वल हैं, अपनी टेरिटोरियल सवरेनिटी है उनके पास, एंड जो सवरेनिटी का बेसिक कंसेप्ट है, इट इज़ राइट टू कंडक्ट देयर ओन अफेयर विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम मोर पावरफुल स्टेट्स। हर एक कंट्री, हर एक नेशन स्टेट अपने इंटरनल अफेयर को अपने हिसाब से कंडक्ट करने की फ्रीडम रखते हैं, और यहाँ पर दूसरे नेशन स्टेट इंटरफेयर नहीं करेंगे। गेटिंग इट? सो ये था वेस्टफेलियन ट्रिटी। आई होप कि आपको बेसिक आइडिया लगा होगा। अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल पॉलिटिक्स की सीरीज में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, और ये उसी का एक हिस्सा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करूँ जितनी जल्दी हो सकेगा। एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।